ऋषिकेश एम्स के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की शिरकत। राष्ट्रपति ने गोल्ड मेडलिस्ट को वितरित की डिग्री। गंगा आरती में भी हुई शामिल। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण में तेजी बरकरार। चारधाम यात्रा के पंजीकरण का आंकड़ा पहुंचा 14 लाख के पार। मंगलवार को हुए 74,503 रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में उपभोक्ताओं को लगेगा झटका। बिजली के दामों में 11% तक बढ़ोतरी संभव। इस हफ्ते हो सकती नई दरें घोषित। मंगलौर में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत। सिंचाई को लेकर हुआ था आपसे विवाद। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर के साथ। चारधाम यात्रा के ऑनलाइन पंजीकरण में तेजी बरकरार है। चारधाम यात्रा के पंजीकरण का आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंचा है। मंगलवार को 74,503 पंजीकरण हुए हैं। चारधाम यात्रा के लिए बस के ग्रीन कार्ड और बनाए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए 300 से ज्यादा ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। तो चारधाम यात्रा के लिए बस और टैक्सी के ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें मंगलवार को 74,503 पंजीकरण हुए हैं। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण में तेजी बरकरार है। चारधाम यात्रा के पंजीकरण का आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंचा है। मंगलवार को 74,503 पंजीकरण हुए। चारधाम यात्रा के लिए टैक्सी और बस के ग्रीन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। तो 300 से ज्यादा ग्रीन कार्ड भी अब तक बन चुके हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण में तेजी बरकरार है। अगर कल की बात करें तो 74,503 पंजीकरण कल हुए हैं। दिव्या, बिल्कुल देखिए, आपको बता दें 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर के अब सरकार का पूरा फोकस चारधाम यात्रा पर है और ऐसे में जिस तरह से यहाँ पर जो पंजीकरण किए जा रहे हैं 14 लाख से ज्यादा के जो पंजीकरण है अभी तक हो चुके हैं चारधाम यात्रा को लेकर के। और मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को यानी 74,000 से ज्यादा जो पंजीकरण है वो हुए हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो श्रद्धालु इस दौरान चारधाम यात्रा में पहुंचेंगे तो उनके लिए जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त करने के जो निर्देश है वो सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को दिए हैं, जिससे कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए ना आ सके। शहरी सेवाओं की अगर बात करें तो शहरी सेवाओं के लिए भी जो है पंजीकरण किए जा चुके हैं। इसके लिए भी जो टिकट है टिकट यहाँ पर 10 मई से लेकर के 20 जून तक जो है टिकट बुक हो चुके हैं। तो देखा जा सकता है तमाम जो व्यवस्थाएं हैं इस दौरान चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार की चल रही है और लगातार जो रजिस्ट्रेशन है वो चारधाम यात्रा के लिए होते जा रहे हैं। अगर यात्रियों की सुविधा की बात की जाए तो टैक्सी और बस के ग्रीन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं और 300 से ज्यादा ग्रीन कार्ड अब तक बन चुके हैं। बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर गाड़ियों की बात करें, टैक्सी की बात करें, जीप की बात करें या फिर मिनी बस जो भी यहाँ पर रोडवेज के अंदर जो आती हैं तो उनको लेकर के जो यहाँ पर ग्रीन कार्ड की अगर बात की जाए तो जो ग्रीन कार्ड है इस दौरान बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और 300 से ज्यादा अभी तक जो ग्रीन कार्ड है वो यहाँ पर बना दिए गए हैं। जो गाड़ियां चारधाम यात्रा में इस दौरान लगाई जाएंगी उसको लेकर के यहाँ पर जो तैयारियां हैं सरकार की वो पूरी तरीके से जो है मुस्तैद है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो जिस तरह से यहाँ पर गर्मी की अगर बात करें, गर्मी का जिस तरह से प्रकोप इस समय बढ़ता जा रहा है, लगातार जो गर्मी है उससे काफी जो यहाँ पर उत्तराखंड वासी हैं वो भी इसका असर देख रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन से जो है ज्यादा गर्मी इस दौरान देखने को मिल रही है। और 10 मई से जिस तरह से यहाँ पर जो चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी उसमें उसको लेकर के उत्तराखंड सरकार की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से जो है चल रही हैं। और यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की भी इस दौरान हम बात करना चाहेंगे दिव्या कि स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने एक बैठक ली थी अभी हाल ही में और उन्होंने इस दौरान सभी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है पूरी तरह से बरकरार की जाए, उस पर पूरा फोकस रहे, क्योंकि जो भी चारधाम यात्रा में लोग पहुंचेंगे उनको किसी भी तरीके से स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं जो है इस दौरान ना हो पाए।
जय विनय, तो चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने वाली, कुछ ही दिन बचे हैं चारधाम यात्रा के लिए, तो गाइडलाइंस को लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से चारधाम यात्रा की शुरुआत 23 मई से होने जा रही है, उसको लेकर के पूरी तैयारियां जो है वो उत्तराखंड सरकार की चल रही है। और यहाँ पर गाइडलाइन की अगर बात की जाए तो अभी कोई ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। जल्द ही जो है सरकार उसके लिए भी गाइडलाइन यहाँ पर जारी कर देगी कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जैसे मौसम की अगर बात करें, मौसम कई बार चारधाम यात्रा के दौरान यहाँ पर रुकावटें उससे पैदा होती है, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ दरकने की जो घटनाएं भी जो है इस दौरान सामने आती है, तेज बारिश के चलते मलबा जो है वो सड़कों पर आ जाता है। ऐसे में कोई भी दिक्कतें चारधाम यात्रा के दौरान ना आ सके, इसको लेकर के पूरी तैयारियां जो है सीएम धामी द्वारा की जा चुकी है। सीएम धामी ने खुद जो है दिशा निर्देश इस दौरान अधिकारियों को दी है कि किसी तरह से कोई भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा के दौरान परेशान न हो और तमाम व्यवस्थाएं जो है उनके लिए की जाएंगी। जय विनय, तो चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण में तेजी बरकरार है और पंजीकरण का आंकड़ा भी 14 लाख के पार पहुंच चुका है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड में 55.89% वोटिंग हुई है। वोटिंग का ये आंकड़ा पिछली बार की तुलना में काफी कम है। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में कम वोटिंग परसेंटेज का कारण चुनाव बहिष्कार माना जा रहा है। कई जिलों के काबू में मूलभूत सुविधाएं, विकास कार्यों की मांग पूरी न होने पर चुनाव बहिष्कार किया गया, जिसके कारण उत्तराखंड में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि मत प्रतिशत घटना चिंता का विषय और जिन जगहों पर चुनाव बहिष्कार किया गया है उसकी जांच कराई जाएगी और इस मामले में सीएम धामी ने चुनाव बहिष्कार करने वाले काबू की समस्याओं की रिपोर्ट शासन से मांगी है। परसेंटेज गिरना वास्तव में सबके लिए एक चिंता का विषय है और मैंने जब इसका एनालिसिस किया है, जो असेसमेंट किया, ऐसा नहीं पोलिंग परसेंटेज अभी गिरा है। आप 2014 के बाद से अब तक लगातार आप देखेंगे तो हर बार गिरता जा रहा है और ये भी तब है कि जब निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग ने लगातार पोलिंग परसेंटेज 75% करने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम तक चलाया। वोट डालना अनिवार्य होना चाहिए किसी भी लोकतंत्र के लिए, वही इस देश की सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं जो लोकतंत्र में सरकार बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हों। मेरा ये कहना है, सरकार किसी के बने वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन सरकार बनाने में उनकी भूमिका होनी चाहिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए, तभी उनका पूरा अधिकार इस देश के संसाधनों पर सिद्ध हो सकता है। ऐसा एक मानस बनाने की आवश्यकता है, ऐसे कुछ कड़े नियम बनाने की आवश्यकता, तभी पोलिंग परसेंटेज हम बढ़ा पाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में ऑनलाइन पूजा के लिए भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक 6,982 ऑनलाइन पूजाएं बुक कराई गई हैं, जिसमें 4,735 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के लिए और 2,246 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के लिए पूजाएं बुक कराई हैं। दोनों धामों के लिए लगभग 1.25 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। ऑनलाइन सेवाओं पर जोर दिया जा रहा है। बीकेटीसी को 1 करोड़ से ज्यादा की राशि प्राप्त हुई और दोनों धामों में पूजा के लिए लगभग 1.25 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। तो ऑनलाइन पूजा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है और बीकेटीसी के वेबसाइट पर एक सप्ताह में 6,981 बुकिंग हुई हैं। कांग्रेस पार्टी के नगर निकाय प्रभारी वीरेंद्र पोखरियाल का कहना है कि भ्रष्टाचारियों के पीछे ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां लगाकर अपने पाले में कर रही है और भ्रष्टाचारी नेता भाजपा रूपी गंगा में डुबकी लगाकर अपने आप को पाप मुक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जनसभाओं में ईमानदारी का राग अलाप रहे हैं, लेकिन सत्यता यह है कि तमाम भ्रष्टाचारी, दुराचारी और भूमाफिया भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष किया है कि जो भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वह भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर अपना दामन साफ करने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री का एक बयान आया था कि मेरे सामने कोई भी भ्रष्टाचारी टिक नहीं सकता, कोई भी। उन्होंने फिर उसका एक उपाय सोचा कि क्यों ना एक वॉशिंग मशीन ली जाए और उन्होंने एक वॉशिंग मशीन ली और उसके बाद उन्होंने उस वॉशिंग मशीन से जितने भी भ्रष्टाचारी, चाहे वो अजित पवार हो, चाहे वो चौहान हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो आसाम के,
उन लोगों को उस वॉशिंग मशीन से डालकर अब बाहर निकाला। उसके बाद उन्होंने उसका ताप जो है वो कम हो गया और अपने बगल में उन्होंने बैठा दिया। और भ्रष्टाचार के जिस मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस को घेरने का काम किया था कि कांग्रेस में इतने लोग भ्रष्टाचारी हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब वो भ्रष्टाचारी कहाँ हैं? आज उनकी पार्टी में है। आज वो चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, कई ऐसे आरोप उन पर लगे थे जिनकी की फाइलें भी बंद हो चुकी हैं। खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में जल संस्थान खटीमा की लापरवाही सामने आ रही है। जगह जगह विभिन्न वार्डों में पीने के लिए गंदा पानी आ रहा है और साथ ही पानी का फ्लो भी कम है। इस संबंध में वार्ड वासियों ने अधिशासी अभियंता कुमाऊं जल संस्थान खटीमा के अधिशासी अभियंता अजय कुमार को ज्ञापन दिया, जिस पर वार्ड वासियों का कहना है कि 10 से 12 बार खटीमा जल संस्थान कार्यालय में आ चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। वही वार्ड में पहले पाइपलाइन से 4-5 कनेक्शन थे, अब 50-60 कनेक्शन हो गए और पाइपलाइन जगह जगह लीकेज होने के कारण घरों के अंदर पीने के लिए गंदा पानी आ रहा है। नियमित रूप से जो है पेयजल आपूर्ति के लिए है और विगत 1 महीने में मैं कम से कम 10 से 20 बार इस कार्यालय पे आ चुका हूँ। मौखिक तौर पर मैंने यहाँ जो अधिशासी अभियंता बैठते हैं उनको भी और सहायक अभियंता दोनों को इस बात से अवगत कराया था कि बिल्कुल टंकी के कार्यालय के ठीक सामने होने के बाद भी हमारे मोहल्ले में पानी की आपूर्ति नियमित नहीं हो पा रही है। पानी आ रहा है तो गंदा आ रहा है और नियमित तरीके से नहीं आ रहा है और प्रेशर बहुत कम आ रहा है, जिस वजह से लोग मोटर चला रहे हैं उसके बाद ही पानी नहीं आ रहा है। लेकिन ये जल संस्थान की काहिली है कि वो सड़कों को जगह जगह गड्ढे खोदकर अपने कार्य की स्थिति दिखा रहा है, लेकिन जनता परेशान है। तो इसी संबंध में हम लोग आज आए थे और हमने अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि अगर हमारी मांगें जल्दी पूरी नहीं करी गई, हमारे यहाँ पेयजल की आपूर्ति नियमित नहीं की गई, तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। काफ़ी सारी लोग आए थे वहाँ से और जो प्रकरण है पेयजल बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है, तो विभाग इसमें संवेदनशील होकर और त्वरित कार्रवाई करके यह आश्वासन देता है कि अधिकतम 7 दिवस के अंतर्गत इस समस्या का हम निस्तारण करेंगे पूर्ण रूप से स्थायी। और वर्तमान में जो सिस्टम में कमियां हैं जो ठीक करने की ज़रूरत है तात्कालिक रूप से, तो उसके लिए विभाग अपनी गर्मियों की कार्य योजना बना चुका है, जिसके लिए नंबर भी हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। अभी वो अखबार में भी हम पब्लिश करेंगे, जिसपे स्थानीय लोग अपनी पेयजल की समस्याएँ, लाइनों की लीकेजेस इत्यादि मामले उसमें दर्ज करा सकते हैं। पूरे उत्तराखंड में चैत्र नवरात्र की चंडी चौदस बड़ी धूमधाम से मनाई गई। वह धर्मनगरी हरिद्वार में मां भगवती के तमाम मंदिरों के साथ साथ सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर पर चंडी चौदस के दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जहां बड़ी संख्या में माता के भक्त दूर दूर से दर्शन करने पहुंचे। बता दें कि देश के 52 शक्तिपीठों में एक चंडी देवी मंदिर का पौराणिक इतिहास है, जिसमें बताया जाता है कि जब शुंभ निशुंभ ने धरती पर आतंक मचाया, तब देवताओं को उनके अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए मां भगवती ने चंडी का रूप धरकर राक्षसों का संहार किया। चौदस का बहुत ज्यादा महत्व है। माता का मंदिर पहाड़ों पर है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता के दर्शन करते हैं तो बहुत ही पुण्य मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए हम लोग भी वहां से दर्शन करने आए और हमें मन को बहुत शांति मिली और बहुत ही अच्छा लगा। माता के जो है चैत्र के नवरात्रे प्रारंभ हो रखे हैं और उसी में जो है आज चतुर्दशी का जो दिन है उसमें चंडी चौदस का पर्व जो मनाया जा रहा है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। चंड मुंड शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों का संहार करने के पश्चात जो भी भक्त श्रद्धालु जो है माँ भगवती से पूजा करता है, अर्चना करता है, माँ की पाठ करता है, हवन करता है, धार्मिक कृत्य करता है, मनोकामनाएं मांगता है माँ भगवती से, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देहरादून के विजय पार्क क्षेत्र में पेयजल को लेकर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल विजय पार्क क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को गंदा पानी मिल रहा है, जिस पर उत्तराखंड जल संस्थान ने भी अपनी कवायद शुरू कर दी है। इस बात को लेकर उत्तराखंड जल संस्थान के महाप्रबंधक इंजीनियर डी.के. सिंह ने कहा कि गंदे पानी की शिकायत मिलने पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई होती है और पानी की लाइन के जिस हिस्से में गंदे पानी का बहाव देखने को मिलता है तो उसे पूरी तरह बंद करके वहां पर टैंकर के माध्यम से पानी दिया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि पाइपलाइन में गंदे पानी का स्रोत नहीं मिलता है तो पूरी पाइपलाइन को ही बदला जाता है। लाइन में पर्टिकुलर जो एक जोन होता है या लेन होती है, अगर उसमें उस लेन में कोई कंटामिनेशन का प्रॉब्लम है तो हम पूरी तरह से उस लेन को सप्लाई बंद करते हैं और वहां पर टैंकर के माध्यम से सप्लाई देते हैं, जब तक कि वो फॉल्ट ढूंढने में ना आ जाए जिसकी वजह से वहां कंटामिनेशन फैल रहा है। तो हम उसमें बराबर हमारे कार्मिक डे नाइट काम करते हैं, दिन रात उसको लाइन को चेक करते हैं कि कहाँ से ये कंटामिनेशन हो सकता है। इनकेस अगर वो फॉल्ट मिलता ही नहीं फिर हम पूरी लाइन को जहां से वो रिप्लेस कर देते हैं, पूरी लाइन और कनेक्शन शिफ्ट करते हैं, पूरी लाइन ही रिप्लेस करनी।
हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सभी कांग्रेस जनों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के पौराणिक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आचार्य नरेश आनंद नौटियाल ने कहा कि आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म का संरक्षण करती आई है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के लिए जितने कर्म कांग्रेस ने किए हैं उतना भाजपा नहीं कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचे और बजरंग बली का आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेवा भाव रखने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए हनुमान भगवान हमेशा आदर्श रहेंगे। हनुमान जयंती है और ये सबसे बड़े सेवापंथी है, तो जो भी सेवा भाव रखने वाले लोग हैं उनके लिए हनुमान जी हमेशा एक आदर्श रहेंगे। कहें ऋषवती सुना हनुमाना, काचु प्रसाद रहें बलवाना, पवन तनय पल भवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। मतलब सब गुणों से संपन्न हनुमान जी जो हैं, लेकिन जिस सेवा भाव से उन्होंने रामचंद्र जी की और सीता जी की सेवा की, उसके लिए वो हमेशा लोगों में पूज्य रहे। हनुमान जयंती के अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में भी जगह जगह कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जूना अखाड़ी में भी हनुमान जयंती के अवसर पर विशेष पूजन और संत समागम का आयोजन किया गया। जगह जगह पर हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में पवन पुत्र हनुमान के जीवन से जुड़े हुए प्रसंग को प्रस्तुत किया गया और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी देवानंद महाराज ने कहा कि कलयुग के देवता के रूप में पूजे जाने वाले श्री राम भक्त हनुमान की जयंती पर विशेष आयोजन किया गया है, जिसमें संतों के साथ साथ अलग अलग जगह से आए साधकों ने भी प्रतिभाग किया। जी का आज प्राकट्योत्सव महोत्सव है और हनुमान जी ऐसे देव हैं जो आज भी सशरीर सृष्टि में विद्यमान हैं। माता सीता का उनको आशीर्वाद प्राप्त है। जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, तब तक ये सात सशरीर सृष्टि में विद्यमान रहेंगे। आज उसमें से हमारे हनुमंत लाल जी का प्राकट्योत्सव महोत्सव यहाँ पंचदश नाम जूना अखाड़ा ने हनुमान मंदिर पे गंगा जी के तट पे आज बड़े भव्य ढंग से पूरे पंचपुरी सरदर्शन साधु समाज अखाड़ों को आमंत्रित करके उनका प्राकट्योत्सव महोत्सव मना रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज भव्य भोजन प्रसाद भंडारे का भी आयोजन है। जनपद उत्तरकाशी में मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हो रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश शुरू होने से फिर से ठंड महसूस की जा रही है। हर्षिल, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी बारिश हो रही है। बता दें कि मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले क्षेत्र में बारिश की संभावना जताई थी। जहां देश भर में पवन पुत्र हनुमान जन्मोत्सव की धूम नजर आ रही है, तो वहीं डोईवाला के भानियावाला क्षेत्र में सुबह से हनुमान जी की पूजा अर्चना के साथ हनुमान चालीसा संगठन और श्रद्धालुओं के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें भक्तगण भगवा वस्त्र धारण कर हाथ में हनुमान ध्वजा लिए हुए जय श्री राम जय हनुमान के नारों के साथ भक्ति में डूबे नजर आए। शोभा यात्रा भानियावाला से शुरू होकर दुर्गा चौक जॉली ग्रांट होते हुए वापस भानियावाला में आकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में विशालकाय हनुमान जी की झांसी और नासिक का बैंड मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। लोगों ने, किसी ने पानी करा हुआ है, किसी ने रास्ते में कोल्ड ड्रिंक करी हुई है, किसी ने फल करे हुए हैं और वहाँ पे अभी हमारा भंडारे का आयोजन है। वहाँ पे भट्टू की दाल, भात और पल्लर और प्रसाद में हलवा का आयोजन किया है प्रभु इच्छा का। आज श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्र से जगह जगह से लोग आए हुए हैं और श्रद्धालुओं को देखिए कितना उत्साह है। और प्रभु श्री राम का प्रसाद हमारे वेडिंग पॉइंट में तैयार है। आप सभी से अनुरोध है अधिक से अधिक संख्या में आकर भगवान प्रभु श्री राम का, हमारे बजरंग बली जी का प्रसाद ग्रहण। तो मतदान के बाद ईवीएम को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया, जिसके चलते जिलाधिकारी सोनिका ने स्ट्रांग रूम का रूटीन निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बता दें कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम की लगातार कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है और स्ट्रांग रूम की 3 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है।
उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होने के बाद अब उत्तराखंड से कई वरिष्ठ नेता अन्य राज्यों में होने वाले लोकसभा चुनाव के चलते प्रचार प्रसार में शामिल होंगे। जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में चुनाव के बाद अब अन्य राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसके लिए उत्तराखंड भाजपा की ओर से चुनाव प्रचार की दृष्टि से टीम को भेजा जा रहा है। हिमाचल में 4 सीटें लोकसभा की है, जिसमें प्रत्येक विधानसभा सीट पर उत्तराखंड से वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। हमारे राज्य में प्रथम चरण के चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और अन्य राज्यों में अन्य चरणों में जो चुनाव होने उसके लिए उत्तराखंड बीजेपी से अन्य राज्यों में चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से और चुनाव प्रचार की दृष्टि से एक टीम को भेजा जा रहा है। इसमें हिमाचल में जो 4 सीटें लोकसभा की हैं उसमें प्रत्येक विधानसभा सीट पर हमारे उत्तराखंड से कोई वरिष्ठ नेता वहां पर चुनाव प्रबंधन दृष्टि से और चुनाव प्रचार की दृष्टि से भेजे जा रहे हैं। लगभग 100 लोग हिमाचल और अन्य राज्यों में भी चुनाव प्रचार के लिए हमारे राज्य से आने वाले हैं। डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस मुख्यालय देहरादून में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान पुलिस विभाग के बजट पर चर्चा की गई। इस दौरान डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बैठक में डीजीपी ने कहा कि पुलिस के कुल बजट का बेहतर उपयोग हो। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में निर्माण एजेंसियों की ओर से अच्छी गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया जाए। सभी प्रशासनिक और आवासीय भवनों की बिल्डिंग इन्वेंट्री बना ली जाए जिससे भवनों का अनुरक्षण समय से हो सके। सभी थाने, चौकियों और पुलिस लाइनों को महिला कार्मिकों और आगंतुकों के अनुकूल बनाने के साथ ही निर्माण कार्यों के लोकार्पण का कैलेंडर बनाने के भी निर्देश दिए गए। भगवान भोले शंकर की भूमि उत्तरकाशी में अष्टादश महापुराण समिति के तत्वाधान में आयोजित होने वाले अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत कथा महापुराण और विष्णु हवनात्मक यज्ञ के लिए भागीरथी के पावन और सुरम्य तट पर अवस्थित विश्वनाथ नगरी उत्तरकाशी में आमंत्रित देव टोलियों की उपस्थिति में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इसके बाद आमंत्रित देव टोलियों को आसन ग्रहण कराया गया और इस अवसर पर समिति के महामंत्री राम गोपाल पैन्यूली ने कहा कि अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ कलश यात्रा के बाद होता है। कलश हमारे जीवन के हर क्षण में काम आता है। जन्म के समय भी कलश स्थापना की जाती है और मरने के समय भी शरीर के साथ कलश विसर्जित किया जाता है। में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इतना बड़ा महायज्ञ हो रहा है, जिसमें श्याम सुंदर पराशर जी की दिव्य कथा का आयोजन किया जा रहा है और इस क्षेत्र के हिमालय के बड़े बड़े ब्राह्मण देवता, बड़े बड़े व्यास देव, यहाँ एक महाकुंभ, हिमालय का महाकुंभ यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सारे ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और श्रद्धा के रूप में लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। इस अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत महापुराण का यही उद्देश्य है कि काशी की पवित्रता बनी रहे, काशी में मध्यमास का निषेध हो, काशी में जो है हर प्रकार से लोग जो है सब जो है भक्ति मार्ग में लगे रहें और ये तीर्थ नगरी घोषित हो। हम समस्त विश्व में जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुःखभाग्, किसी को कष्ट न हो, किसी को दुःख न हो, व्याधि न हो, विश्व कल्याण की भावना से किया गया है। आपके चैनल को पुनः धन्यवाद देता हूँ। भागवत महाज्ञान यज्ञ यहाँ पर आयोजित हुआ है, जिस पर मुख्य व्यास श्री डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी राष्ट्रीय संत विराजमान होंगे। अभी 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी और बहुत ही दिव्य मूल पाठ के लिए वृंदावन से और हमारे जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से जो है बहुत ही विद्वान मूल पाठार्थी यहाँ पर आए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए i24। नमस्कार।